आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो हमारी मेडिएवल हिस्ट्री की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे। फ्री में स्टडी मटेरियल लेने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी मेडिएवल हिस्ट्री की तीसरी क्लास होगी और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट वीडियो में हमारा 43 नंबर क्वेश्चन था। इसमें हमने जो पानीपत था वो तराइन कर दिया है। टाइपिंग मिस्टेक में पानीपत आ गया था, आप इसे सही कर ले। हमने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया भी था कि पानीपत की जगह तराइन आएगा। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। लास्ट वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है वह है 46 नंबर। पहला क्वेश्चन है, हु सेड, टॉकिंग अबाउट बलबन, व्हेन उलूग खान व्हेन असेंडेड द थ्रोन, बेस ऑफ अमीर्स वाज डिस्ट्रॉयड एंड विदाउट एनी रिवोल्ट ऑपरेशन एंड एनी डिबेट दे एक्सेप्ट द शेल्टर ऑफ उलूग खान। अर्थात इनमें से किसका कथन है या किसने कहा है बलबन के बारे में कहते हुए कि जब उलूग खान अर्थात बलबन सिंहासन पर बैठा तो उसके कारण जो अमीर थे उनका आधार अर्थात रीढ़ की हड्डी टूट गई और बिना किसी विद्रोह के और किसी पक्षपात के उन्होंने उलूग खान की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके अधीन हो गए। ऑप्शन है अमीर खुसरो, ज़ियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाजुस सिराज या इसामी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात यह शब्द बलबन के बारे में इसामी ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सेम एज बलबन, इल्तुतमिश आल्सो हेट दोज हु born in low clan or those who are not related to royal blood. He fired how many high officials who born in low class family and did not associated with रॉयल फैमिलीज। अर्थात बलबन की ही तरह इल्तुतमिश भी नीच कुल में पैदा और वह लोगों से घृणा करता था जो कि रॉयल फैमिली से संबंधित नहीं होते थे। उसने भी बलबन की तरह बहुत से उच्च अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था। उसने अर्थात इल्तुतमिश ने लगभग कितने हाई ऑफिशियल्स उच्च अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था। ऑप्शन है 13, 23, 33 या 43। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात इल्तुतमिश ने लगभग 33 उच्च पद पर प्रतिष्ठित अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था और इसके साथ ही बलबन ने लगभग 30 हाई ऑफिशियल्स उच्च अधिकारियों को उनके पद से हटाया था क्योंकि वह रॉयल ब्लड से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन स्टार्टेड नौरोज फेस्टिवल इन इंडिया, दिस फेस्टिवल वाज बिलोंग टू व्हाट। अर्थात बलबन ने नौरोज प्रथा और नौरोज त्यौहार की शुरुआत की थी भारत में। यह त्यौहार इनमें से किससे संबंधित है, अर्थात कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ईरान, पर्शिया, अफगानिस्तान या इजिप्ट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात पर्शिया। फारस से यह त्यौहार की प्रेरणा ली गई थी। पर्शियन फारस से संबंधित जो नौरोज प्रथा थी जो कि पारसियों का नव वर्ष था उसे भारत में मनाना शुरू किया था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यह जो त्यौहार था उसे भारत में जमशेद नौरोज भी कहा जाता है। और इसके साथ ही यह त्यौहार जो नव वर्ष है वह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्म ख्वाजाद शाह डिनोट्स टू व्हाट। अर्थात ख्वाजाद शाह जो शब्द है वह इनमें से किससे संबंधित है या इनमें से उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है स्लेव ऑफ स्लेव, अर्थात गुलाम का गुलाम। स्लेव फ्रॉम इंडिपेंडेंट पेरेंट्स, अर्थात स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम। मैनी स्लेव्स ऑफ सेम मास्टर, अर्थात अलग अलग गुलाम जो एक ही मालिक के होते थे।
स्लेव हु गिफ्टेड बाय अदर्स, अर्थात वह गुलाम जो किसी द्वारा उपहार स्वरूप दिए जाते थे। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात एक ही मालिक के अनेक गुलाम जो होते थे उन्हें खुफजाद शाह कहा जाता था और यह एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तबाकत इन सीरीज ऑफ मिनहाज सिराज, ही रोट बायोग्राफी ऑफ हाउ मैनी टर्क स्लेव और स्लेव ऑफिसर्स, अर्थात जो मिनहाज सिराज है उसने तबाकत नसीरुद्दीन को संबोधित की है। इसमें उसने बहुत से तुर्क गुलामों और तुर्क अधिकारियों की जीवनी लिखी है। उसने अपनी तबाकत नसीरी में लगभग कितने तुर्क गुलामों और तुर्क अधिकारियों की जीवनी लिखी है? ऑप्शन है 25, 30, 32 या 35। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मिनहाज सिराज ने लगभग 25 तुर्क गुलाम और तुर्क अधिकारियों की जीवनी लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय इल्तुतमिश फॉर बाइंग स्लेव, अर्थात इल्तुतमिश ने गुलाम खरीदने के लिए सबसे भारी रकम जो अदा की थी वह क्या थी? ऑप्शन है 30,000 टंकास, 30,000 जित्तल, 50,000 टंकास या 50,000 जित्तल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात 50,000 जित्तल में इल्तुतमिश ने सबसे महंगे गुलाम खरीदे थे। और इसके साथ ही यह बात जानने वाली है कि इल्तुतमिश, यल्दौज और कुबाचा जो थे उनको महंगे गुलाम खरीदने में बहुत ही रुचि थी और वह अच्छे अच्छे गुलाम बहुत ही बड़ी रकम पर खरीदा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड अबाउट इल्तुतमिश देयर वर 2 लायन मेड ऑफ मार्बल वर सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ पैलेस ऑफ सुल्तान and 2 bells were also there in their neck. Affected used to ring the bells for help or her appeal granted as soon as possible and provide them jurisdiction, अर्थात इल्तुतमिश के बारे में यह किसने कहा है कि उसके महल के आगे 2 सिंह अर्थात शेर जो कि संगमरमर के बने होते थे स्थापित किए गए थे और उनके गले में घंटियां भी लटकाई गई थी। कोई भी दुखी और इंसाफ के लिए आता था तो वह उन घंटियों को बजाता था। तुरंत ही उनकी जो प्रार्थना होती थी वह सुनी जाती और उन्हें जल्द से जल्द न्याय उपलब्ध कराया जाता था। ऑप्शन है इसामी, इब्न बतूता, मिनहाज सिराज या अमीर खुसरो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात इब्न बतूता ने ही यह शब्द कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान स्टार्टेड प्योर अरबिक कॉइन, अर्थात इनमें से सबसे पहले किसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, अर्थात रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात है ब्लड एंड स्वॉर्ड की जो पॉलिसी है, तलवार और रक्त की नीति जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी और लोह और रक्त की नीति जो थी वह बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर कॉइन स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश वाज नोन एज टंका, इट्स वेट वाज, अर्थात इल्तुतमिश द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उन्हें टंका कहा जाता था। इनका भार क्या था? 170 ग्रेन, 175 ग्रेन, 178 ग्रेन या 180 ग्रेन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के जिन्हें टंका कहा जाता था वह 175 ग्रेन के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ओनली ऑफिशियल हु कैन टॉक विद सुल्तान बलबन इन द कोर्ट, अर्थात इनमें से कौन इकलौता ऐसा शख्स था जो कि दरबार में सुल्तान बलबन से बात कर सकता था, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं था। और बलबन ने इतनी सख्त नीतियां अपनाई हुई थी कि दरबार में कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं हंस सकता था और ना ही जोर से बोल सकता था बिना बलबन की आज्ञा के। और उसने यहाँ तक कि
किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया था कि वह बलबन को कोई सलाह या कोई बात कर सके। सिर्फ एक अधिकारी को ही उसने यह अधिकार दिया था। इनमें से वो कौन था? ऑप्शन है सूबेदार, वजीर, सिपा सलार या काजी उल कज़ात। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात वजीर को ही यह अधिकार था कि वह सुल्तान बलबन से उसके दरबार में बात कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom सुल्तान बलबन यूज्ड टू company of thousands of army men and so many other who had bow and arrow in their hand and goes to Rewari in the morning of winter season or return late evening. He goes for hunting, but in reality he wanted to keep his army men enthusiastic and powerful. अर्थात इनमें से किसका कथन है कि सुल्तान बलबन जो था वह हजारों सैनिकों के साथ और ऐसे सैनिकों के साथ जाता था जो कि अपने हाथ में धनुष बाण लिए होते थे। वह सुबह सुबह सर्द ऋतु में रेवाड़ी की ओर जाता था और देर शाम तक वापस लौटता था। वह शिकार करने जाता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपने आर्मी सैनिकों को जोशीला और शक्तिशाली बनाना चाहता था ताकि वह सुस्त न पड़े। ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, बर्नी या फरिश्ता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी। इस दृश्य के बारे में बर्नी ने बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom ऑन द डेथ ऑफ सुल्तान बलबन मलिक टीयर्स आउट द क्लॉथ एंड लीड हिज बॉडी टू द ग्रेवयार्ड विद बेयरफुट and they throw the soil on their heads or they mourned for 40 days and sleep on floor। अर्थात इनमें से किसका कथन है कि जब सुल्तान बलबन की मृत्यु हुई तो मलिक जो थे उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और नंगे पांव उसे शमशान घाट ले जाने लगे और इसके साथ ही उन्होंने अपने सर पर मिट्टी फेंकी, धूल फेंकी और वह लगभग 40 दिन तक उसका शोक मनाते रहे और ज़मीन पर सोते रहे। ऑप्शन है बर्नी, फरिश्ता, इब्न बतूता या ककसूरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात इस दृश्य का भी वर्णन बर्नी ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन ऑफ बलबन शहजादा मोहम्मद वाज गवर्नर ऑफ विच रीजन। अर्थात बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद कहाँ का गवर्नर था। ऑप्शन है बंगाल रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथ रीजन या नॉर्थ वेस्ट रीजन। अर्थात बंगाल का क्षेत्र, उत्तरी पूर्व का क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या और पश्चिमी उत्तर का क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात जो शहजादा मोहम्मद था वह नॉर्थ वेस्ट रीजन का गवर्नर था, लेकिन मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण बलबन बहुत ही दुखी हुआ। और बर्नी जैसे इतिहासकार कहते हैं कि वह अपने कोर्ट में बहुत ही सज धज कर बैठता था, लेकिन रात के अंधेरे में वह बहुत खूब रोया करता था। उसे मोहम्मद की मृत्यु का बहुत ही दुख था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल लाइफ एज पोएट और राइटर अंडर whom। अर्थात अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन किसके अधीन शुरू किया था। ऑप्शन है बुगरा खान, बलबन, मोहम्मद या कैकोबाद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद के ही अधीन अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शहजादा वाज इफेक्टेड बाय पैरालिसिस व्हेन ही बिकेम सुल्तान। अर्थात इनमें से कौन सा शहजादा जब सुल्तान बना तो कुछ ही महीनों के अंतराल में वह पैरालिसिस अधरंग से ग्रसित हो गया था, अर्थात उस लकवा मार गया था। ऑप्शन है महमूद, कैकोबाद, कै खुसरो या कैमर्स। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात कैकोबाद जब सुल्तान बना तो कुछ ही महीनों के अंतराल में उसका शरीर आधे से ज़्यादा लकवा मार गया था, जिसके कारण अन्य अधिकारियों ने शासन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, When Kekubad became Sultan, then his father Bughra Khan also became Sultan under the name of Sultan Nasiruddin of which region or state? अर्थात जब कैकुबाद सुल्तान बना तो उसका पिता बुगरा खान सुल्तान नसीरुद्दीन के नाम से शासक बना, जो कि स्वतंत्र शासक बना था। वह किस क्षेत्र का शासक बना था? ऑप्शन है बदायूं, नॉर्थ वेस्ट रीजन, लखनौती या अवध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात वह लखनौती सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द टाइटल ऑफ शाइस्ता खान टू फिरोज खलजी? अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खलजी को शाइस्ता खान की उपाधि इनमें से किसने दी थी? ऑप्शन है बुगरा खान, कैकोबाद, कैखुसरो या कैमुर्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात कैकोबाद ने ही जलालुद्दीन फिरोज खलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और अपने ही शासनकाल में उसने जलालुद्दीन फिरोज खलजी को सेना का प्रमुख भी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्क्राइब द रेन ऑफ बलबन एज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत? अर्थात इनमें से किसने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का नाम दिया है? अर्थात दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण बलबन के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन है इरफान हबीब, आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर हबीबुल्ला। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात हबीबुल्ला ने ही बलबन के काल को दिल्ली सल्तनत के लिए सुदृढ़ीकरण का काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लास्ट इलबारी सुल्तान? अर्थात इनमें से कौन सा अंतिम इलबारी सुल्तान था? ऑप्शन है कैमुर्स, मलिक कच्छन, मुइजुद्दीन या मलिक अहमद शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात मुइजुद्दीन, जो कि अंतिम इलबारी सुल्तान था। इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस जलालुद्दीन खलजी शाइस्ता खां डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान? अर्थात मुइजुद्दीन को मारने के बाद जलालुद्दीन खलजी अर्थात शाइस्ता खां ने किस स्थान में अपने आप को सुल्तान घोषित किया था? ऑप्शन है कड़ा, किलखुरी, सिरी या बरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात किलुखड़ी या कुलगढ़ी स्थान पर जलालुद्दीन खलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ओल्ड एज्ड मुस्लिम एंड ब्लडशेड ऑफ मुस्लिम इज नॉट माई हॉबी। दीज लाइन्स वर सेड बाय विच सुल्तान ऑफ दिल्ली? अर्थात मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। यह लाइन्स कितने कही है? ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात जलालुद्दीन खलजी ने ही यह बात कही है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ इंडिया वाज टुक प्लेस इन द रेन ऑफ विच सुल्तान? अर्थात किसके शासनकाल में पहली बार दक्षिणी भारत में मुस्लिम शासकों का आक्रमण हुआ था? ऑप्शन है बख्तियार खलजी, बलबन, जलालुद्दीन खलजी या अलाउद्दीन खलजी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल में ही सबसे पहले दक्षिणी भारत की रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी के शासक थे, पर आक्रमण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मुसलमान और नव मुसलमान वर दोज मुस्लिम हु वर मंगोल्स बट कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलालुद्दीन खलजी। दे सेटल्ड इन इंडियाज विच रीजन? अर्थात नव मुसलमान जो थे वह मंगोल थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और जलालुद्दीन के शासनकाल में वह भारत में आकर बस गए थे। वह भारत के किस क्षेत्र में बस गए थे? ऑप्शन है मुल्तान, सिंध, सीरी या मुगलपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मुगलपुर, जो कि दिल्ली के पास स्थित है। वहाँ पर यह नव मुसलमान आकर बस गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन विच प्लेस अलाउद्दीन खलजी किल्ड जलालुद्दीन खलजी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान? अर्थात इनमें से किस स्थान में अलाउद्दीन खलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खलजी की हत्या करके अपने आप को सुल्तान घोषित किया था? ऑप्शन है कड़ा, मुगलपुर, सीरी या देवगिरी।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थात कड़ा। जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी की विजय प्राप्त करके वापस आ रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे का स्वागत करने और उसे बधाई देने के लिए कड़ा पहुंचा, लेकिन धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके खुद को सुल्तान घोषित किया। और इसके साथ ही बर्नी लिखता है कि अभी सुल्तान के सिर से गले से खून टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसका चंदोबा पहना और खुद को सुल्तान घोषित किया। आज के लिए बस इतना ही। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी चैनल ज्वाइन करें, जहां पर हमने हिंदी इंग्लिश बहुत से PDF अपलोड किए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और इसके साथ ही सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।